नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। कूटनीति में न तो कोई स्थायी दुश्मन होता है न दोस्त। यही वजह है कि कुछ महीने पहले तक जो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा दोस्त बनने का दम भरता था, अब टैरिफ की वजह से टेंशन की बड़ी वजह बन गया है। वहीं भारत का पुराना दुश्मन चीन अब नजदीकियां बढ़ाने पर जोर दे रहा है। तो क्या ट्रंप के वार से चीन बना भारत का नया यार, या फिर खतरा है बरकरार? इसी मुद्दे पर करेंगे स्वदेश विशेष में खास चर्चा। भारत और चीन जब भी नाम आता है तो कुछ शब्द घूमते हैं। तल्ख संबंध, सीमा विवाद, रिश्तों की पेचीदगियां, ये सारे शब्द घूमने लगते हैं। लेकिन अब दोनों देशों के संबंधों में बदलाव की एक बयार बह रही है। एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी के तौर पर देखने वाले भारत चीन के रिश्तों में अब नजदीकियां आ रही हैं। चीनी विदेश मंत्री ने भारत दौरे पर आने के बाद यह साफ कर दिया कि अब दोनों देशों को वैश्विक नजरिए से यानी ग्लोबल पर्सपेक्टिव से सोचने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में अब हालात बदल रहे हैं। चीन ने भारत को एक साथ कई खुशखबरी भी दे दी। चीन की ओर से भारत पर लगे महत्वपूर्ण जो निर्यात प्रतिबंध थे वो हटा लिए गए और अब वो भारत को रेयर अर्थ को खोदने वाली मशीनों के निर्यात के साथ साथ रेयर अर्थ भी सप्लाई करेगा। चीन ने बताया कि उसने भारत को खादें, दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के साथ सुरंग खोदने वाली मशीनों के निर्यात का भी बैन हटा लिया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने एस जयशंकर के साथ हुई मीटिंग के बाद भारत को यह यकीन दिलाया है कि ये सारी स्थितियां बरकरार रहेंगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बदलती परिस्थितियों में भारत की संबंधों की ये नई सोहबत फायदा पहुंचा सकती है, या चीन के साथ जिस तरह की स्थितियां रही हैं उसमें कहीं ना कहीं चौकन्ना रहने की आवश्यकता इस बार भी होगी। और इसी पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त अमित कुमार साहब हैं, फेलो रिसर्चर हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी से। अमित, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। हमारे साथ जाने माने डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड जी द्विवेदी साहब भी जुड़ चुके हैं। द्विवेदी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले द्विवेदी सर, चीन की जो फितरत रही है, चीन का जो इतिहास रहा है, उसमें उसके ऑफर्स में बहुत सी बातें छुपी होती हैं। खैर, मौजूदा हालात में तो यह है कि वाकई दुनिया में संबंध जो हैं वो बन बिगड़ रहे हैं। डिप्लोमेटिक का जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है उसमें एक अलग स्तर पे जा चुकी है। मॉडर्न डिप्लोमेसी के भी मायने बदल चुके हैं। कल जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, आज एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। लेकिन क्या ये वक्त की नजाकत है कि चीन इस तरह से भारत के प्रति नर्म हुआ है, या आपको लगता है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन बदलते हुए हालात में चीन के पास भी अब कोई विकल्प नहीं था? देखो प्रशांत, आपने बड़े अच्छे मुद्दे उठाए हैं और वो गौरतलब है। और मैं चीन को बहुत बारीकी से देखता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ डिफेंस अटैचे रह चुका हूँ। अपनी फॉर्मेशन कमांड की है मैंने चीन की बॉर्डर पर, तो और काफी इस पर लिखता भी हूँ। तो देखो, आपने बहुत दो तीन बातें अहम कही हैं। देखो, ये वक्त का तकाजा है। जो चीन की जो सोच है भारत के प्रति, उसमें कोई खास बदलाव नहीं आने वाला है, क्योंकि हम एक नेचुरल राइवल है, यानी कि प्रतिद्वंदी है। हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे से मिलते नहीं है। हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग थलग है। और चीन का जो एक नीति रही है दुनिया के अंदर और भारत के प्रति, वो काफी आक्रामक रही है। चाहे आप देखो, यूएन में वो नहीं चाहते हम आए। आप साउथ एशिया में देखो किस तरह वो जाल बिछा रहे हैं, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में। और किस तरह उन्होंने पाकिस्तान की सहायता की है, वो बिल्कुल खुल के आए हैं अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। और किस तरह उनके पाकिस्तान उनके हथियारों से लड़ता है, उनकी सपोर्ट होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो चीन की जो स्ट्रेटेजिक जो नीति है,
उसमें भारत के विरुद्ध कोई बदलाव नहीं आने वाला, क्योंकि चीन का ये रवैया रहा है कि देखो, हम जो जो सीमा का जो विवाद है इसको पीछे रखते हैं और हम व्यापार के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने व्यापार के अंदर ही हमें छूट दी है, चाहे वो रेयर मिनरल्स हों, चाहे वो हमारी और ज़रूरतें हैं जैसे कि रॉ मटेरियल है, उन्होंने उस पर थोड़ी ढील दी है। पर जब आप देखेंगे कि सीमा के ऊपर, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ज़्यादा बदलाव आएगा, क्योंकि चीन की पोज़ीशन बहुत क्लियर है। वो जहाँ पर हैं अभी अक्षय चिन में, जहाँ मैं बटालियन कमांड कर चुका हूँ, वो अपनी उसी लाइन पर है जहाँ उन्होंने अपना एक दावा किया था। और दूसरा, उन्होंने मैकमोहन लाइन को कभी माना नहीं है। तो इसलिए मेरा संक्षिप्त में 2-3 बातें जो आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखो, आपने ठीक बताया कि कोई दोस्त और दुश्मनी होते हैं राजनीति में। तो ये अभी जो समय है, वो समय ऐसा है कि भारत के थोड़ी जो अपने रिश्ते हैं, थोड़े स्ट्रेसफुल हैं अमेरिका के विरुद्ध, और इसका फायदा चीन उठाना चाहता है। चीन चाहता है कि हम उसके कैंप में आ जाए, क्योंकि रशिया और चाइना का एक कैंप है, वो चाहते हैं कि हम उसमें आए। और साथ ही जब एससीओ की बैठक हो रही है, वो चाहते हैं हम उसमें शरीक हों। ये सब एक उनका मैं कहता हूँ मखौटा है। अंदर से चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ रहेगा, वो हिंदुस्तान को अपना प्रतिद्वंदी मानता है, और जियोपॉलिटिकल आप देखेंगे संदर्भ से यही वजह उसमें है कोई कि जो तब्दीली नहीं आएगी। सीमा और हाँ, बाकी चीजों के स्टांस हैं उसमें कोई परिवर्तन उसका फिलहाल नजर नहीं आएगा। चलिए अमित, हमें बताइए कि क्या वाकई वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की जो लगातार सुगबुगाहट है वैसा कुछ आपको नजर आ रहा है, या वही है कि चलो ठीक है, अभी का मर्ज है, अभी का इलाज यही है, इसलिए वो काम किया जा रहा है? देखिए प्रशांत जी, अगर मैं आपको बताना चाहूँ इस वक्त, अगर आप भारत के दृष्टिकोण से देखें, तो 3 देश ऐसे उभर के आते हैं जिस जिस जो आपके लिए, जिनके साथ आपके संबंध बहुत ज़रूरी होंगे, आपके डेवलपमेंटल सिक्योरिटी के लिए। और इसमें डेवलपमेंट और सिक्योरिटी दोनों की बात कर रहा हूँ। और वो 3 देश हैं अमेरिका, रूस और चीन। आपको अमेरिका से भी अपने रिश्ते अच्छे बना के रखने हैं, ताकि क्योंकि आपके डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं वो अलाइन होते हैं। अमेरिका एक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रूस से आपको बना के रखना है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि रूस और चीन ज़्यादा पास आ जाएँ, और आपके रूस से पुराने हिस्टोरिक संबंध हैं, और आप ये नहीं चाहते कि रूस पाकिस्तान के ज़्यादा नज़दीक आ जाए। और चाइना आपके लिए इसलिए, या चीन आपके लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि चीन अगेन आपका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है यूएस के साथ। तो एक इकोनॉमिक्स में एक टर्म होता है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। सो अगर आप इस आज के करंट जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को देखें, तो भारत अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में देखता है जहां पे उसके लिए एक इम्पॉसिबल ट्रिनिटी एक इमर्ज होती है, जहां पे आप तीनों की चीजें एक साथ मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। आप अपने यूएस के साथ रिलेशंस, रशिया के साथ रिलेशंस और चीन के साथ रिलेशंस, तीनों एक साथ मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, या फिर उसको पूरी तरह से उसका फायदा नहीं उठा सकते। अब इस जगह पे अगर आप यूएस के पास जाए, तो चीन को और रूस को दिक्कत हो जाती है। लेकिन ट्रंप ने क्या किया है? ट्रंप ने जब ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स उन्होंने जो लेकर आए हैं, और इसके बावजूद कि भारत और अमेरिका आपस में एक बहुत बड़े एलाई तो नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं, उसके बावजूद जो टैरिफ इंडिया पे लगने वाला है, अगर 27 अगस्त तक आ जाता है, तो 50% होगा, जिसकी वजह से संबंध थोड़े खराब हुए हैं। अब ये एक मौका देता है भारत को अपने, इसमें भारत के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है और चीन के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने संबंध, जो इस वक्त काफी टाइम से ठीक नहीं चल रहे थे, उसमें कुछ बदलाव करने के लिए और उसका कुछ फायदा उठाया जा सके। लेकिन इसका मानना बिल्कुल भी नहीं हुआ कि आपके और चीन के संबंध अभी जो ठीक ठाक चल रहे हैं, या फिर ये जो आज अनाउंसमेंट्स आई हैं, उसकी वजह से चीन आपका हिंदी चीनी वापस भाई भाई हो जाएंगे। इवन जो आपके और ये अनाउंसमेंट एक जो हमेशा खतरा बना रहता है कि कारोबारी मोर्चों पर, कि बार बार ये सवाल उठता है कि कई जो इस तरह के देश हैं वो कई बार भारत को अपनी वस्तुओं के डंपिंग ग्राउंड के लिए भी पृष्ठभूमि बना लेते हैं, और इस तरह की नरमी के संकेत में उनके बाकी उद्देश्य भी छुपे होते हैं। ट्रेड वाली ही बात है और उसमें बहुत अहम हमको इन सारे पहलुओं को देखना होगा। चलिए मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ फोंचोक स्टोपदान साहब हैं, फॉर्मर एम्बेसडर भारत के किर्गिस्तान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फुनचुक सर, अपना कीमती समय देने के लिए। हमें बताइए इस नई दोस्ती के क्या मायने निकाले जाएं?
भारत की तरफ से देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह डायलॉग हुआ है कल और आज में, एक तरह का टेक्टिकल एडजस्टमेंट लगता है, वेरी कॉशियस। और दिल से तो नहीं है और होगा भी नहीं। काफ़ी पुराना क्या कहते हैं, गहरा वुंड है जिसको हील करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि चीन हमारा नेचुरल एनिमी नहीं है, वो एक्सीडेंटल एनिमी है। 62 के बाद जो भी हुआ हुआ, उसके बहुत सारे कारण रहे होंगे। क्या कहते हैं, कोल्ड वॉर का स्थिति में हुआ है, ये तिब्बत का मसला, ये सारा आके और रिश्ते जो है खराब हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा कोई नेचुरल दुश्मनी है। बॉर्डर सेटल नहीं था, अभी भी सेटल नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं भारत और चीन के बीच में भारत का कुछ था ही नहीं, कोई संवाद था ही नहीं। तो आज भी नहीं है। एक एलएसी है, एलएसी इज अ वेरी फ्लेक्सिबल थिंग। हमने उसको कोई लक्ष्मण रेखा लेके माना है, वो ठीक नहीं है। ना वो लोग मानते हैं ना हम नहीं मानते हैं। तो वो एक पॉलिटिकल चीज़ें हैं जिससे सुलझाया जाता है। लेकिन ये जो प्रेशर जो है बिजनेस का या ट्रेड का, ये तो काफ़ी दिनों से चल रहा है। हमारे इंडस्ट्री, हमारे बिजनेस लोग भी चीन के साथ व्यापार करना चाहता है। गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर मारा। मैं तो न्यूज़पेपर में देखता हूँ किस तरह लोबियाँ काम करती है भारत और चीन में क्या कहते हैं, ट्रेड को खोलने के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि हमें डेस्परेट हो या हम एक अपॉर्चुनिस्टिक थिंकिंग से देखा जाए। तो एक मैच्योरिटी कहीं ना कहीं, देखिए 2006 से हम अमेरिका सेंट्रिक हो गए थे, अभी हमको किक मिला है। देखा जाए तो अमेरिका ने हमें किक मारा है। तो एक अमेरिका कभी भी रिलायबल पार्टनर नहीं था। तो इस विश्व की स्थिति में जो भी इमर्जिंग पावर आता है उनके साथ इक्वली हमको एडजस्ट करना चाहिए। हम कहते तो हैं मल्टी अलाइनमेंट, मल्टीपोलर, ये सब कहते हैं, लेकिन हमारा स्किल भी तो होना चाहिए। आप पूरी तरह अमेरिका के साथ घुस चुके थे, अब इसको अलाइन करना बड़ा मुश्किल है। अब जब चीन के साथ संबंध ठीक करना, तो लगता है कि हम डेस्परेट है, या हो सकता है चीन डेस्परेट है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो देखिए, ट्रस्ट नहीं है, उस ट्रस्ट को बिल्ड करना पड़ेगा। और देखिए, व्यापार से शुरू करें। लेकिन हमारा कल जो स्टेटमेंट पे यही लगता है कि बॉर्डर पे काफ़ी स्ट्रेस मारा हम लोगों ने, कि जब तक स्थिरता नहीं आएगा, डी एस्केलेशन नहीं होगा, बॉर्डर पे, बाउंड्री पे सब कुछ ठीक नहीं रहेगा, तो बाकी ट्रेड तो फिर हम लोग कह देते हैं बाइकआउट करो एक दिन। तो ये मसला आ जाता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन लिए हुए थे पहले, या तो अमेरिका के पास जाओ, या उससे दुश्मनी करो, या उससे दोस्ती करो। ऐसे नहीं होता है। एक स्टेबिलिटी होना चाहिए हमारे थिंकिंग में, एक कॉन्फिडेंस, हम स्टेबिलिटी नहीं कहेंगे, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल, आपने ऐसे सही कहा कि कॉन्फिडेंट पावर यू हैव टू डील। शायद ये दुनिया के ज्यादातर मुल्कों की ये एक फितरत हो गई है, और भारत भी उससे अछूता नहीं है कि ये बार बार स्टांस चेंज करना पड़ रहा है। मतलब अमेरिका और बाकी चीज़ों के मुकाबले जब चीन से हमारी दूरियां लगातार बढ़ने लगी, तो उसे घटाने की कोशिश उस स्तर पर नहीं हुई। अब ये जो है, जैसा आपने कहा, सही बात है कि ये एक टैक्टिकल मूव है, वक्त की नज़ाकत है। और इन सब के बीच में जो बड़ी अच्छी बात आपने कही कि बहुत दिल से नहीं है, तो वो एक शेर है कि दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए, वही वाली स्थिति है। चलिए, हमें यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सीमा विवाद है, इसके अहम पेंच क्या है, आखिर किस स्तर पर ये जा चुका है। मतलब हम आए दिन इसमें किस तरह का डेवलपमेंट होता हुआ क्यों नहीं देख रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका इस पूरे नए गठजोड़ को, इस नई दोस्ती को किस तरह से देखेगा, या उसका क्या रिएक्शन होगा, या उसका भारत के प्रति रवैया आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। इन सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले मैं जो बात कह रहा था द्विवेदी सर, मैं उसी चर्चा से आपके पास आना चाहूँगा। ये जो हमारा सीमा विवाद है, इसमें मतलब वो, मतलब कहते हैं ना कि किसी भी इशू में एक बदलाव नज़र आता है। मतलब हम देखते हैं कि इसमें कोई ना तो डेवलपमेंट नज़र आता है, ना
एक तरह की तलखी भी जो है वो वक्त वक्त पर नजर आती है जब कुछ रिएक्शन सामने आते हैं या कुछ ऐसा होता है दुनिया में जो कहीं ना कहीं भारत या चीन को बेचैन करता है, ऐसा क्यों? देखो, ये जो सीमा विवाद है, इसके हिस्टोरिकल भी है, ज्योग्राफिकल भी है, और इसमें दो तीन पहलू हैं। देखो, जो जिसको हम सीमा मानते थे वो एक जॉनसन लाइन है जो 1865 में बनी, और जो चीन मानता है वो कहते हैं ये मैकार्टनी लाइन है, मैकडोनल्ड मैकार्टनी लाइन है, जो कि काफी पश्चिम में है। तो इसके बीच में जो इलाका है अक्सर चीन है। तो आपको पता है कि 1962 में चीन ने ये इलाका कब्जा कर लिया आक्रमण करके, और हम तकरीबन 40,000 किलोमीटर ये इलाका चीन के हाथ में है। और चीन ने क्यों किया? क्योंकि उसने जो शिनचांग, काशगढ़ और लासा के साथ रोड बनाना था, सड़क बनानी थी, और वो अक्सर चीन के अंदर जा रही थी। तो ये 1962 में ये जो तनाव है ये सामने आया। अभी ये इलाका चीन के पास है, और हमारी पोजीशन है कि ये इलाका हमारा है। तो इसलिए हम इस पर दो पहलू हैं। चीन कहता नहीं हमारा इलाका हमने ले लिया है, हम कहते हैं नहीं ये हमारा इलाका था जो आपने आक्रमण कर दिया। और दूसरी बात है अरुणाचल प्रदेश में जो मैकमोहन लाइन है जो 1914 में खींची गई थी, पर उसमें चीन ने कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। चीन कहते हैं कि वो जो लाइन है हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो इसलिए हमारी जो पोजीशन है वो बिल्कुल अलग अलग है। चीन जो है वो कहता है ये इलाका मेरा है, हम कहते हैं नहीं आपने आक्रमण से लिया है। तो इस पर अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनी थी, जो कि 1962 में दोनों फौजी जहां थी वहां लाइन बनी। इसके बाद जब 1989 में राजीव गांधी गए तो उन्होंने उसके बाद 5 समझौते साइन हुए, और जो 1993 से 2013 में 5 समझौते साइन हुए, जिसमें एलएसी को डिफेक्टिव बॉर्डर माना गया। पर क्या हुआ? 2020 में शी जिनपिंग ने, जो कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के हेड हैं, पीएलए के कमांडर है, तो उन्होंने एक अतिक्रमण हुआ जो लेह लद्दाख में, और चीन के जो तकरीबन 3 डिवीजन यानी कि 50,000 के करीब सैनिक आए, और उन्होंने वहां एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलने की कोशिश की, यानी कि स्टेटस को बदला। तो अभी उसी पर जो है हमारा स्टैंड ऑफ है। दोनों तरफ तकरीबन 50-60 सैनिक लगे हैं, और जैसे मैंने बताया इस एरिया में मैं कमांड कर चुका हूं, तो ये एक स्टेटेड पोजीशन है। दूसरा और बहुत अहम बात है कि चीन और पाकिस्तान, देखो सियाचिन एक बीच में जगह है जहां चीन और पाकिस्तान अलग थलग होते हैं। वहां भी मैं बटालियन कमांडर रह चुका हूं। एक तरफ काराकोरम है, एक तरफ पीओके। इस समय चीन का बहुत ही इंटरेस्ट है पीओके के अंदर, क्योंकि उनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसके अंदर से गुजरता है, और इसलिए अभी चीन का जो है जो उनका इंटरेस्ट है वो अक्सर चीन से होकर पीओके के अंदर भी चला गया है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये विवाद और भी पेचीदा हो गया है, क्योंकि अभी बिल्कुल, पाकिस्तान बहुत बहुत बेहतर बात चाइना आपने कही है। दोनों अमित, इन सबसे जुड़ा एक सवाल ये भी उठता है कि ये जो दोस्ती है, ये जो सारी चीजें हैं जिसमें साफ है कि ये अभी वाली दोस्ती ज्यादा है, नई दोस्ती ज्यादा है, ऐसे में हमें रिएक्शंस का भी या ऐसे हिडन हॉर्सेस को भी पहचानना होगा जो शायद इस पर बहुत निगाह रखेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये जैसा पहले भी कहा गया कि चाइना के साथ आपके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है। चाइना के साथ आप एक डेमोक्रेसी हैं, और चाइना नहीं चाहता दुनिया में जब पोस्ट कोल्ड वॉर एरा और पोस्ट कॉलोनियल एरा आया था, तो उस पे 2 देश जो उभर कर आए थे और लगा था कि जो इतनी बड़ी आबादी वाला देश है और जो डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है, वो चीन और भारत थे। और चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत का डेमोक्रेटिक मॉडल जो है वो इस तरह से सक्सेस हो जाए जो बाकी कंट्रीज के लिए एक मॉडल बन पाए। तो वो उस तौर पे भी चीन के लिए एक चुनौती है भारत। और प्लस उसके बाद आपके पास स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप बहुत 2 बड़े नेबर्स हैं, 2 बड़ी शक्तियां हैं। ऑफ कोर्स चाइना जो है, जो आपसे काफी बड़ी शक्ति है, वो नहीं चाहता, वो एक यूनिपोलर एशिया चाहता है। जब आप यूनिपोलर एशिया चाहते हैं, वहां पे भारत के लिए उस स्टेज पे कोई जगह नहीं होगी। और ये अगर आप पुराने टाइम में भी जाके देखें, जो नेहरू के टाइम पे थे, नेहरू चाहते थे कि शायद एशिया में 2 शेर हो सकते हैं, 2 लीडर्स हो सकते हैं, लेकिन चीन का यह मानना था कि 2 टाइगर्स एक माउंटेन के नीचे वो टॉप पे नहीं हो सकते। तो वो टाइगर इस माउंटेन टॉप पे एशिया पे चाइना ही है, और आपके लिए अगर आपको उस ऑर्डर में रहना है तो आपको चाइना से नीचे रह के रहना पड़ेगा। इसलिए आप इस दोस्ती को इस तरह ना माने कि इंडिया ने कोई सरेंडर कर दिया है या फिर अपने इंटरेस्ट बिल्कुल भी जाके चीन के सामने रख दिए हैं। ये स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे, और इसलिए भारत को बिल्कुल
एक चौकन्ना रहना पड़ेगा, और उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि गवर्नमेंट ये गलती कर रही है। उसके अलावा आई थिंक आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको ये थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा, और इस दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि हम वापस उस दौर में चले जाए जहां पे चाइना हमें अकोमोडेट करेगा इस एशियन ऑर्डर में। चाइना के हिसाब से एशिया एक यूनिपोलर ऑर्डर है, और वहां पे भारत को और बाकी देशों को उसके नीचे रहना पड़ेगा। चलिए, तो ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं जिनको समझना आवश्यक है। और इन सब के पीछे, जैसा हम बार बार कहते हैं कि चीन की जो मंशा होती है उसको भांप पाना बहुत मुश्किल है। हमने रेयर अर्थ के केस में भी देखा, मतलब एक लंबी तैयारी रही है। मतलब जिस रेयर अर्थ में डोमिनेंस अमेरिका जहां जिसका इनोवेशन करता है डोमिनेंस था, उस रेयर अर्थ में आज चीन का डोमिनेंस है। सोचिए कितनी लंबी प्लानिंग है। शायद इस नजरिए से भी इसे देखना होगा किसी भी उसके फैसले, किसी भी स्ट्रेटजिक मूव को लेकर। एक चीज फोंचुक सर मैं समझना चाहूंगा आपसे कि जब भी कोई तकनीक को लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या लचीलापन आता है और उसमें चीन का नाम जुड़ जाता है, तो इंटेलिजेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ ही हमारी साइबर सिक्योरिटी, इन पर भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। मतलब हमने पिछले दिनों देखा कि कितने सारे ऐप्स बैन किए गए, कितने बार साइबर अटैक्स झेले गए। बहुत सारी चीज़ें इस लिहाज से देखना होगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अगर हो रहा है, किसी तरह का इस तरह का मूव अगर चाइना दिखा रहा है, तो उसमें भी उसकी मंशा को समझना होगा। हाँ, कुछ तो सच है। जिस तरह चीन फैल रहा है, जो उनका इन्फ्लुएंस पावर जो कहते हैं, या वेस्ट में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अफ्रीका हो, या हमारे देश में हो, उसकी जो टेक्नोलॉजिकल जो स्प्रेड है, उसके साथ कोई इंटेलिजेंस फैक्टर्स के जुड़े रहते हैं। कुछ सच है लेकिन कुछ एग्जेजरेटेड भी है। जिस तरह वेस्ट अपने आप को ऊपर रखने के लिए चीन को दबा देते हैं इन इन चीज़ों को लेके। हमारे यहाँ तो वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ते हैं, इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं, तो हम भी उसको कंज्यूम करते हैं। सारे 1.4 बिलियन जो लोग हैं, हम उसी वेस्टर्न सोर्स को ही कोट करते हैं। तो ये होगा, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है कि हमारे टेक्नोलॉजी वहाँ उनको थ्रेट नहीं मिलता है चाइना में? क्योंकि चाइना वेल प्रिपेयर्ड है। बाहर की जो टेक्नोलॉजिकल थ्रेट है या इंटेलिजेंस है, साइबर इश्यूज है, वो अपने आप को बिल्कुल फिट रखते हैं। जो मुझे तो ये लगता है कि हमारे अपने अंदरूनी चीज़ें हैं, स्थिरता नहीं है, उसमें वीकनेस है, तो हम किसी और को ब्लेम करने लगते हैं। तो ये तो मैंने देखा है नॉर्थ ईस्ट में, वो चाइना के थ्रेट की वजह से हम वहाँ डेवलपमेंट भी नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें अपने नॉर्थ ईस्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एशिया ओरिएंटेशन तो अब होगा, क्योंकि जिस तरह ट्रम्प और नेटो ने हमें जिस तरह ट्रीट किया पिछले 1 महीने से, तो ये लगता है कि हमें वेस्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट अब होना बड़ा मुश्किल है। इससे तो बढ़िया कंक्लूजन नहीं हो सकता। तमाम चैलेंजेस हैं, तमाम कंसर्न्स के बावजूद एशिया ओरिएंटेशन तो होगा, और उसकी ये बहुत बड़ी सुगबुगाहट है। अच्छी चर्चा रही। हर पहलू को हमने एक तरह से जानकारी के स्तर पर दर्शकों के सामने लाने की कोशिश की। शुक्रिया करेंगे अपने तमाम मेहमानों का, द्विवेदी सर, फोंचुक सर, इसके साथ ही अमित, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और आगे भी हम आपका इस तरह से समय लेते रहेंगे और इस तरह की चर्चाओं में आमंत्रित करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आज की चर्चा आपको पसंद आई हो। स्वदेश विशेष पे आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।